नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके पार्ट 31 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्क रेखा जो है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। आप यहाँ देखिए, कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो आपको बताना कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, दिए गए राज्यों में से कहाँ से होकर गुजरती है, तो आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो झारखंड राज्य है यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा टोटल कितने भारतीय राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। तो टोटल भारतीय राज्य हैं आपके कितने, तो टोटल 8 स्टेट हैं भारत के जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आइए इनको भी जान लेते हैं हम। सबसे पहले हम वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे। यहाँ पे वेस्ट से लेके ईस्ट तक हम स्टार्ट करेंगे। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वेस्ट यानी कि पश्चिम से हम स्टार्ट करते हैं। तो पश्चिम में सबसे पहला राज्य आपको पड़ेगा गुजरात। तो गुजरात, उसके बाद आपको पड़ेगा, गुजरात के बाद आपका राजस्थान हो गया। राजस्थान से आप आगे बढ़ेंगे तो एमपी हो गया। एमपी से आप आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ हो गया आपका। छत्तीसगढ़ से आप आगे बढ़ेंगे तो झारखंड आपका हो गया। उसके बाद झारखंड से आप आगे बढ़ेंगे तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल से आप आगे जाएंगे तो त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम हो गया। तो ये टोटल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपको क्रम पता होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, दोनों में से क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्रम भी आपके दिमाग में होना चाहिए। टोटल 8 स्टेट हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत में कौन कौन से, तो सबसे पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है। उसके बाद पश्चिम से जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे तो गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मिजोरम जो सबसे पूर्वी राज्य है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। टोटल 8 स्टेट हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है किस राज्य से नहीं गुजरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो भारतीय मानक समय रेखा की यहाँ पे बात हो रही है। तो भारतीय मानक समय रेखा किसको कहते हैं, मतलब तो आप याद रखिएगा 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, आप ध्यान दीजिएगा। 82.5 मतलब 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसी को हम बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारत में कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। तथा यह टोटल कितने राज्यों से को गुजरती है, तो टोटल 5 भारत के राज्य हैं जहां से ये भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा राज्य है जहां से यह रेखा नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से जो है। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसमें से कौन सा राज्य है जहाँ से नहीं गुजरती, तो महाराष्ट्र होगा, सॉरी। तो महाराष्ट्र से जो है यह भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला तो आपका हो गया उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया आपका। उसके बाद मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो टोटल 5 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं, तो पाक जलडमरू यानी कि इसको पाक स्टेट कहते हैं। पाक जलडमरू जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो पाक जलडमरू यानी कि पाक स्टेट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की जो सीमाएं हैं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो भारत का वह कौन सा प्रदेश है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम राज्य की जो सीमाएं हैं वह नेपाल से भी लगती हैं, भूटान से भी लगती हैं और चीन से भी लगती हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर आपको बताना है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा एम्स्टर्डम में, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है, एम्स्टर्डम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये 4 नोबल गैसें हैं, इनमें से कौन सी नोबल गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है, तो रेडान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रेडान है यह वायु में नहीं पाई जाती है। बाकी तीनों जो नोबल गैस है, हीलियम, ऑर्गन और नियान, वायु में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है,
UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको बताना है। तो UNEP का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केन्या की राजधानी जो नैरोबी है, यहीं पे UNEP का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। तथा काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है आपको काठमांडू में मिलेगा। और ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा। किसका? तो बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है आपको ढाका में मिलेगा। अगला प्रश्न है, इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। दो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको देख के बताना है कि जो इको मार्ग है किस प्रकार के भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो इको मार्ग किस प्रकार के भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, उन्हीं को इको मार्ग दिया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां के घरों से कुओं के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा से आपको अन्न कोठार मिला है। अन्न कोठार जो है यह हड़प्पा से मिला है। उसके बाद हड़प्पा से एक ग्रेट बाथ मिला है। क्या मिला है? विशाल स्नानागार जिसको कहते हैं, उसको इंग्लिश में ग्रेट बाथ कहते हैं। यह भी कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो होगा, सॉरी मोहनजोदड़ो से ही जो है आपका मिला है अन्न कोठार और ग्रेट बाथ जिसको हिंदी में कहते हैं महान स्नानागार। यह भी कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तथा मोहनजोदड़ो के घरों से जो है कुओं के अवशेष भी मिले हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारा जो सबसे पुराना वेद है उसको हम ऋग्वेद कहते हैं। तथा ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए किया गया है? तो सरस्वती नदी के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सरस्वती नदी के लिए जो है ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द है, ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द है यह किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? तो गायों के लिए। जिसे आप ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द है यह गायों के लिए प्रयोग में लाया गया है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? यहाँ पे ड्रेन थ्योरी की बात हो रही है। तो आर्थिक दोहन यानी कि ड्रेन थ्योरी का जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा जो प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? तो टॉमस मुनरो के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टॉमस मुनरो के द्वारा जो है रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। वहीं कॉर्नवालिस के द्वारा जो है अस्थाई बंदोबस्त जो प्रथा थी वह प्रारंभ की गई। दोनों आपको याद रखना है। अस्थाई बंदोबस्त अगर पूछ ले तो अस्थाई बंदोबस्त की जो शुरुआत है भारत में यह कॉर्नवालिस ने किया था और टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है आपको मिलेगा ग्वालियर में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ग्वालियर। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व है लखनऊ में किसने किया था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व है लखनऊ में यह किया गया था हजरत महल के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बेगम हजरत महल के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? तो कॉनकेव मिरर होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं अवतल दर्पण। इसी का जो प्रयोग है यह दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, कार में पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कार में पीछे का यातायात देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का जो इस्तेमाल है यह गाड़ियों के पीछे का यातायात देखने के लिए किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। मतलब सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई देते हैं तो इन 7 रंगों में दोनों किनारे के रंग आपको बताने हैं।
तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप याद रखिएगा, विबग्योर। क्या है? तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है विबग्योर। मतलब यहाँ पे आपका 7 रंग होंगे। तो सबसे यहाँ पे पहला आपका होता है वायलेट यानी कि बैगनी, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, वाई से येलो, जी से ग्रीन, ओ से ऑरेंज और आर से आपका रेड हो गया। तो सबसे यहाँ पे लास्ट में दोनों कौन कौन से, एक रेड हो गया आपका और एक आपका वायलेट यानी कि बैगनी हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बैगनी और लाल जो है इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट जो टाइगर है यह कब शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है यह कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है यह बाघों के संरक्षण के लिए की गई थी 1973 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1973 में। तथा इस समय किसका हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन था इस समय जब यह शुरुआत किया गया था? तो उस समय थी इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री, जब प्रोजेक्ट टाइगर भारत में लाया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस मुख्यतः जिम्मेदार मानी जाती है? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस मुख्यतः जिम्मेदार मानी जाती है? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है यह ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार मानी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो प्रोटोकॉल किया गया तो उसको हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप याद रखिएगा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। तथा प्रतिवर्ष 16 सितंबर के दिन जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए लाया गया था 1987 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। अब हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूमिहीन किसानों, यहाँ पे किसान होगा, तो भूमिहीन किसानों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु जो बलराम योजना है किस राज्य सरकार की योजना है? आपको बताना है कि बलराम योजना जो जिसके तहत जो है भूमिहीन किसान होते हैं उनको ऋण मुहैया कराया जाता है। तो यह बलराम योजना किस राज्य की योजना है? तो बलराम योजना आपको मिलेगी उड़ीसा राज्य की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। तथा उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है कालिया योजना भी चलाई जा रही है। अगला इंपॉर्टेंट है, विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई के दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 जुलाई के दिन। तथा इसको क्या कहते हैं हम, यूएफओ का पूरा नाम क्या होता है? तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इसको हम उड़न तस्तरी के नाम से भी जानते हैं। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा प्रतिवर्ष जो यूएफओ दिवस है यह 2 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर जहां ड्रोन्स का इस्तेमाल कीटाणु शोधन के लिए किया गया। तो भारत का पहला शहर बन गया है इंदौर। यहाँ पे जो है कीटाणु शोधन के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। तथा इंदौर लगातार चौथी बार जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पे रहा। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, लगातार चौथी बार जो है इंदौर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पे रहा है। अगला है, नीलांबर पीताम्बर जल संचय योजना किस राज्य की योजना है? तो नीलांबर पीताम्बर जो जल संचय योजना है यह आपको मिलेगी झारखंड सरकार की योजना है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा झारखंड सरकार। तथा झारखंड सरकार मतलब झारखंड राज्य में एक विश्व प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है जिसका नाम है, लगाया जाता है श्रावणी मेला। तो श्रावणी मेला का जो आयोजन है इस बार स्थगित कर दिया गया कोरोना वायरस के चलते। यह झारखंड में ही इसका आयोजन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा झारखंड में यही सरहुल त्यौहार जो है यह भी मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार जो है यह भी झारखंड में ही मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किसे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया पेटा इंडिया की तरह? किसके द्वारा? तो पेटा इंडिया के द्वारा जो है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसको दिया गया है? तो यह जो अवार्ड है यह दिया गया है नवीन पटनायक को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नवीन पटनायक, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। नवीन पटनायक को जो है इस बार पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है 6 टन दवाइयों की जो खेप है मालदीव पहुंचाई गई है। तो कौन से ऑपरेशन, कौन से अभियान के तहत जो है मालदीव को ये 6 टन दवाइयाँ पहुंचाई गई हैं? तो ऑपरेशन संजीवनी इसका राइट आंसर था। तो ऑपरेशन संजीवनी के तहत ही भारत सरकार ने मालदीव को 6 टन दवाइयाँ पहुंचाई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेशन संजीवनी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर जहां ई वेस्ट अपशिष्ट क्लिनिक खोला गया है। तो भारत का पहला शहर जहां ई वेस्ट अपशिष्ट क्लिनिक खोला गया है यह शहर है भोपाल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भोपाल। अगला प्रश्न है, जीन कॉस्टेस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं?
तो जीन कॉस्टेस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांस के ये प्रधानमंत्री बने हैं तथा फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन जो हैं ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं तथा यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन कॉस्टेस। फ्रांस से हमने खरीदा है राफेल लड़ाकू विमान, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है अपना शौर्य दिवस कब मनाती है? तो सीआरपीएफ अपना शौर्य दिवस कब मनाती है? तो सीआरपीएफ जो है अपना शौर्य दिवस 9 अप्रैल के दिन मनाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 अप्रैल के दिन जो है सीआरपीएफ अपना शौर्य दिवस मनाती है। आज के करंट अफेयर्स का लास्ट प्रश्न हमारा है, भारत का पहला स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला जो स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क है यह तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज का जो पार्ट 31 है उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।